Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So before the break, we were talking about the spark and the tracking. So here, here are the few images for the electric arc. So the electric arc or the arc discharge is an electrical breakdown of a gas that produces a prolonged electrical discharge. So you can see a prolonged electrical discharge uh, of the breakdown of the gases, the air. Okay, so these are actually the ionized particles that give the path for the current to flow through it. इन ही आयनाइज पार्टिकल्स ने रास्ता दिया है इस इलेक्ट्रिकल करंट को कि वो यहाँ से गुजर जाए. ठीक है. अच्छा, फिर द फैक्टर्स that depend upon that affect the dielectric strength of the material. तो वो क्या क्या है? The composition of the dielectric material, यानी किस मटेरियल से वो मिल के बना है, यानी वो ग्लास से बना हुआ है, पोर्सलिन से बना हुआ है, ठीक है, एपॉक्सी से बना हुआ है, ये इथाइलिन से बना है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, इनऑर्गेनिक से बना है. तो किन क्या कंपोजिशन है इनकी, ठीक है, तो उस कंपोजिशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. सही. यानी जो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का यही मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का यही मतलब है कि जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा था तो तब उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ था वो इम्प्योर मटेरियल था, अच्छा मटेरियल नहीं था. सही. सो कंपोजिशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल का ये मतलब है. ओके. फिर इसके बाद द प्रेजेंस ऑफ द impurities and imperfection in the dielectric material. सो impurities थी उसमें, तो ये भी जो है यानी उस डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर सकता है. impurities का मतलब ये है कि यानी आपको पता है जो लिक्विड है, लिक्विड में मॉइस्चर का होना ये उसके लिए इम्प्योरिटी का काम देता है. हर वो चीज़ जो किसी भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ को कमज़ोर करे तो हम उसके लिए इम्प्योरिटी कहेंगे. यानी हम जिस तरह टैबलेट्स में कहते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जो इस टैबलेट की जो वो है ख़ासियत है उसको अगर वो लॉस करता है तो मैं ये कहूँगा कि ये इम्प्योर है. या जो मिल्क है, अगर मिल्क में अगर कोई इस तरह केमिकल डाला जाए या वाटर डाला जाए तो उसमें जो मिल्क है उसकी प्रॉपर्टी वो कम हो जाती है, उसका स्टैंडर्ड कम हो जाता है. तो वो हर वो चीज़ जो मिल्क की का स्टैंडर्ड कम करता है तो मैं ये कहूँगा कि ये इम्प्योर चीज़ है. तो इसी तरह इंसुलेटर्स में भी है, हर वो चीज़ जो कि उस इंसुलेटर की इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को वीक करता है, वीकेंड करता है, तो मैं यही कहूँगा कि ये उसके लिए क्या. तो अब वाटर ड्रॉपलेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द लिक्विड acts as a impurity for that liquid dielectric material. Similarly, the presence of the gaseous bubbles in the liquid dielectric material वो भी उसके लिए impurity का काम देता है. The the holes, the cracks, the voids, the cavities in the solid dielectric material, the dust, the pollution, the smoke, the greenhouse gases, so the acid rain. So there are different type of impurities that can affect the dielectric strength of the solid and the liquid and the gaseous. So all the presence of the impurities also affect the dielectric strength of the material. Okay. Imperfection in the any design जो उसका हुआ है वो उसमें imperfections हैं, ठीक है, क्रैक्स आ गई हैं. सही है. या जो है यानी बबल आ गया है उसमें, तो ये इम्परफेक्शन है. सही. प्रेशर, प्रेशर जो है यानी एयर प्रेशर का भी इसमें रोल है. इसी तरह जो वो है मैकेनिकल प्रेशर है वो उसका भी इसमें रोल है. ठीक है. ह्यूमिडिटी, आपको पता है ह्यूमिडिटी मॉइस्चर को कहते हैं, यानी नमी, ये भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसी भी इंसुलेटर की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर सकती हैं. इसलिए अगर आप लोग देखें तो इंसुलेटर का जो ऊपर का जो सरफेस होता है सॉलिड इंसुलेटर का, वो इस तरह हम स्मूथ बनाते हैं और हम ऐसा बनाते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स, जब रेन के वाटर ड्रॉपलेट इस पे हों
तो वो फिसल जाएं, वो जो है यानी इस तरह स्लिप होके गिर जाएं, तो वो एब्जॉर्ब ना हो। तो हमने इस तरह बनाया कि वो यानी वाटर रेजिस्टेंट हमने बनाया हुआ था कि वो एब्जॉर्ब ना हो। सही है। इसी तरह जो टेम्परेचर है, तो हाई हमने इंसुलेटर को इस तरह बनाना है कि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। ये ना हो कि थोड़ी गर्मी बढ़ जाए और वो जो है वो अपने इंसुलेटर को प्रॉपर्टी को खो दे। यानी अगर केबल है, केबल का इंसुलेटर है, थोड़ी सी हीट बढ़ जाए तो वो पिघल जाए, तो इस तरह ना हो। सही। यानी आप केबल केबल है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर उसको हम डिज़ाइन करेंगे, ये वो है और ये उसमें कंडक्टर है। सही। तो अगर अगर ये जो करंट है, ये हाई हाई फॉर एग्जांपल ये 2 किलो एम्पेयर का करंट है, ये तो आपको पता है बहुत ज़्यादा एम्पेयर है। तो ये हीट, इसमें हीट डिसिपेशन भी होगी। तो अगर ये फॉर एग्जांपल 40 डिग्री C हीट प्रोड्यूस करता है इंटरनली, तो मैं इस जो केबल इंसुलेटर है उसको कितने उसको मैं 90 to 95 डिग्री C तक इसको डिज़ाइन करूँगा। उसकी वजह ये है कि सिर्फ इंटरनल हीट तो नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल हीट भी है। फॉर एग्जांपल जो सन है, ठीक है, अगर वो 45 डिग्री C तक जाता है, so this insulator can withstand both the internal heat and the external heat। तो मैं उसके लिए तो अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि जिसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत हाई हो, हाई थर्मल स्टेबिलिटी हो उसकी। ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है वो कितनी ज़्यादा है। सही है। शेप्स और शेप ऑफ दी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रोड्स के हम यानी फ्लैट फ्लैट प्लेट इंसुलेटर्स, सॉरी डायलेक्ट इलेक्ट्रोड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हाई वोल्टेज में ज़्यादातर स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, तो इस तरह बॉल शेप में होते हैं। और एक और किस्म के वो हैं जिसको हम रोगोस्की प्रोफाइल वो इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, वो इस तरह डी शेप में होते हैं। सही है। सो इस तरह के इलेक्ट्रोड्स भी यूज, तो शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है, उसकी साइजेस पे भी डिपेंड करता है, गैप डिस्टेंस इन दोनों के बीच गैप कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि इस जो किसी भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बना है, आयरन से बना है, निकल से बना है, या स्टील से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ड्यूरेशन, कितने वक्त के लिए ये इसको एक्सपोज है, ये यानी ये जो केबल है इसका जो इंसुलेटर है, जितनी देर करंट इससे गुजरेगा उतनी देर तक ये इसको उस पर एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा, दबाव होगा। तो ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने इसको लगाया हुआ है, और ठीक है ना, तो एक्सपोज्ड है। द मैग्नीट्यूड एंड द वेव ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज कितना है, ज़्यादा है यानी 10 किलो वोल्ट है, या 1 मेगा वोल्ट है, कितना है। सही। 10 मेगा वोल्ट है, कितना है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, एंड वेव फॉर्म पे, यानी एसी है या डीसी है, और इसके अलावा एक और भी है, वो है इम्पल्स। ठीक है। इम्पल्स किसे कहते हैं, द ह्यूज अमाउंट ऑफ द वोल्टेज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सो इसकी अच्छी मिसाल जो है वो क्या है, वो लाइटनिंग है, आसमानी जो बिजली है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत हाई वोल्टेजेस होती हैं मगर बहुत ही शॉर्ट यानी मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स के लिए होती हैं। ठीक है। तो इतने कम ड्यूरेशन के लिए अगर हाई वोल्टेज फ्लो करे तो हम इसको कहते हैं इम्पल्स, हाई हाई वोल्टेज इम्पल्स, हाई इम्पल्स वोल्टेज। ठीक है। सो इस पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, एजिंग। ठीक है। आपको पता है डिक्रीजेज विद द एजिंग, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद द एजिंग ऑफ द डायलेक्ट्रिक, यानी जितना बूढ़ा होगा कोई डायलेक्ट्रिक उतना जो है उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी। यानी फ्रेश जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी,
5 साल के बाद उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, 10 साल के बाद और भी कम हो जाएगी, सही। सो द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी इंसुलेटर डिक्रीजेस विद द टाइम, so that factor is called what, the aging factor। थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, सही, कितना वो थिक है। ओके, so for each type of insulator, the threshold voltage and the current values are defined। किसी भी insulator के लिए वो threshold voltage define होता है कि भाई आप ये जो केबल आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी insulator जो हमने डिज़ाइन की है तो वो इतने वोल्टेज के लिए है और इतने करंट के लिए है, सही है ना। रेटिंग उसकी जो है उसके ऊपर मेंशन होती है कि ये इतने वोल्टेज के लिए, अगर आप उसको यानी हाई एफिशिएंट हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं इस केबल से, सो आपने इसको इतने वोल्टेज पे लगाना होगा और इतने करंट इससे पास करना होगा, तब जाके ये इंसुलेटर एक अच्छा इंसुलेटर साबित होगा। हाँ, अगर आप इस पे जो अप्लाई इस पे लिखा हुआ है ये 10 किलो वोल्ट के लिए है और आप इस पे इसकी इस्तेदाद से ज़्यादा यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये अपने इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को खो देगा। तो हम ये कहेंगे कि ये इसका हो गया है पंक्चर। सो द मिनिमम वोल्टेज एट विच द ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अकर इज कॉल्ड पंक्चर वोल्टेज। ठीक है, वो कम से कम वोल्टेज के जो बस काफ़ी होता है किसी भी इंसुलेटर की कि वो उसको पंक्चर कर सके, तो वो उसको पंक्चर करेगा। ठीक है, यानी उसका उसका ब्रेक डाउन करेगा। when the voltage is increased from the threshold voltage, so uh, so then the breakdown is occurred। due to breakdown the dielectric strength of the insulator weakened। ठीक है, फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी इंसुलेटर की वो क्या हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी, सही। ड्यू टू द ब्रेकडाउन Due to the breakdown in dielectric strength of the insulator weaken and provides a low resistor path। जब उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है फिर वो एक लो रेजिस्टिव पाथ बन जाएगा, सही, यानी उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सही। द ब्रेकडाउन कैन अकर इन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। वैक्यूम में भी अकर होता है, वो जाके हम आगे जाके वैक्यूम जो है उसको हम पढ़ेंगे। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आप लोगों ने वो सुना होगा, ठीक है। तो वैक्यूम में भी एक अच्छी खासी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मौजूद होती है। अच्छा, देयर आर 5 जनरल फैक्टर्स दैट काजेस इंसुलेशन डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन आपको पता है, डिग्रेड करना, उसकी प्रॉपर्टी को कम करना, सही। सो 5 स्ट्रेसेस हैं जो कि किसी भी इंसुलेटर को डिग्रेड कर सकती हैं, सही। तो वो है थर्मल स्ट्रेसेस, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यानी अभी केबल की मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कुछ उसमें इंटरनल हीट प्रोड्यूस होगा करंट की फ्लो की वजह से, हीट डिसिपेशन की वजह से, और कुछ उसमें एक्सटर्नल जो यानी सनलाइट है या रूम का जो टेम्परेचर वगैरह है। सो both these temperatures will cause a stress on that cable, so so we can say that these are actually the thermal stresses। so for a good insulator it must be thermally stable। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस, ये वोल्टेज वाले जो स्ट्रेसेस हैं ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस कहलाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस यानी जो सॉलिड इंसुलेटर्स आपको पता है वो ऊपर लगे हुए होते हैं, सो हुक के ज़रिए इस तरह एक जो ट्रांसमिशन लाइन है ये इसको पे लगे हुए होते हैं, तो उसको ज़ाहिर बात है एक टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस इस पे होता है। यानी देखिए ये जो है ये इसके साथ कनेक्ट है, तो ये दूसरा वाला इसके साथ कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे जो है एक खींचातानी सी हो रही है, ठीक है, टग ऑफ वार हो रहा है, ये जो है इधर जाना चाहता है, ये उधर जाना चाहता है, ठीक है। सो इस किस्म के जो स्ट्रेसेस हैं इसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेसेस। अच्छा, केमिकल स्ट्रेसेस क्या हैं, इस पे जो बाहर से जो वो हैं यानी वर्ग मैं आपको कहूँ कि इस पे अगर एसिड ड्रेन हो रहा है, एसिड ड्रेन आप लोग जानते हैं कि यानी जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं, ठीक है, ये गैसेस असल में जब ऊपर ये इस तरह हवा में एटमॉस्फेयर में
ये सस्पेंडेड होती हैं जब इस पे बारिश होती है, तो ये जो गैसेस हैं ये गैसेस इन बारिशों के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी पॉल्यूटेड सिटी हो और उसमें बारिश स्टार्ट हो जाए तो आप उस बारिश पे को एक्सपोज ना हो, इसको बाहर ना निकलें, आप उस बारिश को एंजॉय ना करें। स्टार्ट वाला जो बारिश है, ये नहीं डिपेंड करता है उस पॉल्यूटेड सिटी पे। अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो शायद 5-10 मिनट तक एसिड रेन हो, अगर कम पॉल्यूटेड है तो 2-3 मिनट में ठीक है। नहीं, इसका अगर फॉर एग्जांपल SO2 गैस है, आपको पता है SO2 गैस इंडस्ट्री से निकलता है, या NO2 गैस इंडस्ट्री से निकलता है। इस तरह CO2 अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ठीक है, सो इससे नाइट्रिक एसिड बनेगा, NO2 से नाइट्रिक एसिड बनेगा, HNO3 बनेगा। इस तरह SO2 से जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और जो HCO2 है इससे कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो ये क्या करेंगे, ये सारे जो इंसुलेटर्स की स्ट्रेंथ को डिग्रेड करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। All these type of stresses are called the chemical stresses. And the last one is the environmental contamination, यानी जो स्मोक वगैरह है, ये जो गैसेस हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर है, तो हर वो इन्वायरमेंट के जो वो हैं, और ये अगर उस इंसुलेटर की इंसुलेशन को कम करती हैं, डिग्रेड करती हैं, तो हम इसको कहते हैं एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। ठीक है। एक अच्छा इंसुलेटर कौन सा होगा? एक अच्छा इंसुलेटर वो होगा जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। सही, ये जिसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे फ्लो ऑफ करंट को। एक अच्छा इंसुलेटर वो होगा जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा हो, मैकेनिकली वो टफ हो। ये सिर्फ आपको पता है सॉलिड के लिए ये फिट आता है, लिक्विड और गैसेस के लिए टफ का होना ये नहीं हो सकता, वो तो फ्लूइड है। सही है। सो इट शुड मैकेनिकली टफ। ठीक है। अच्छा, इट शुड हैव हाई विस्कोसिटी। आपको पता है विस्कोसिटी का ज़्यादा जो है वो यानी लिक्विड के साथ, उसका सॉलिड के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो हाई विस्कस जो होगा वो एक अच्छा इंसुलेटर होगा। You should not be hygroscopic. Hygroscopic meaning the ability to attract or to absorb the moisture or the water particles. ठीक है। so moisture को अगर वो absorb करता है तो इसका मतलब है कि hygroscopic है। तो एक अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो hygroscopic ना हो, यानी उसमें it should not be hygroscopic, it should not have the ability to absorb the water droplets. सही। इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। इट शुड नॉट बी नॉन फ्लेमेबल, इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल, यानी वो आग को ना पकड़ता हो। सही है। ये ना हो कि थोड़ी सी हीट बढ़ जाए और वो उस पर आग लग जाए। इन कोई ऐसा गैस आप यूज़ ना करें, अगर आप ऐसा गैस यूज़ कर रहे हैं जो कि एक अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का है मगर वो आग जल्दी पकड़ता है, तो आप उसको यूज़ ना करें, नहीं करेंगे। ये मतलब ये कि सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आप नहीं देखेंगे कि बस एक गैस पार्टिकल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ये कहेंगे कि बस इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बस उसको सेलेक्ट कर लो। नहीं, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बुनियाद पे आप किसी भी इंसुलेटर को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। सही। और भी फैक्टर्स को देखना होता है। अब ये देखिए फ्लेमेबिलिटी है या टॉक्सिसिटी है, कोई गैस है जो अच्छे डायरेक्ट स्ट्रेंथ का है मगर उसमें क्या है वो पॉइजनस है, वो जहरीला है, तो आप उसको फिर अच्छा इंसुलेटर नहीं कह सकते। इट शुड बी केमिकली इनर्ट। केमिकल इनर्ट का मतलब है कि वो जल्दी रिएक्शन ना करे। ये ना हो कि बस एसिड रेन उस पर हुआ और उस इंसुलेटर ने एसिड पड़ते ही उससे कोई और चीज़ बन गई। ठीक है ना, या जंग लग गया या जो है यानी पिघल गया, कोई इस तरह की कोई और चीज़ उससे बन गई। सो एक अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि जल्दी रिएक्शन ना करे, यानी जल्दी रिएक्शन ना करने के लिए हम केमिस्ट्री में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इनर्ट। इट शुड बी केमिकली इनर्ट एंड केमिकली स्टेबल, यानी केमिकल रिएक्शन का मुकाबला कर सके। सही।
इट शुड बी रेजिस्टिव टू एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड को ये रेजिस्टिव हो, सही है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई सर्विस वोल्टेज, हाई वोल्टेज को वो विथस्टैंड कर सके। इट शुड बी नॉन कोरोसिव, ठीक है, जंग जंग जल्दी ना लगे उसको, जंग जंग वाला ना हो। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, जहरीला ना हो। एंड शुड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, एक माहौल दोस्त हो। यानी अब SF6 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। SF6 एक अच्छा इंसुलेटर है, इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी है, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। सो हम तो इन चीज़ों को काउंट करते नहीं हैं, मगर जो यूरोप वाले हैं या अमेरिका वाले हैं ये इसको काउंट करते हैं कि इसकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ अच्छी है, मगर इसकी ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो फिर इसके लिए यही करते हैं कि अब इसको तो ज़ाया भी नहीं कर सकते, यानी बिल्कुल यूज़ ही ना करें, तो एक अच्छे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले गैस से आप महरूम हो जाएंगे। और अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो फिर वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो इसके लिए दोनों ने क्या किया है कि एक डिफरेंट मिक्सचर से इन्होंने काम लिया है। आप SF6 को डिफरेंट गैसेस के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। सो इन्हें अमूमन CO2 के साथ या NO2 के साथ, N2 के साथ यूज़ करते हैं। सो इनकी कम्बिनेशन से क्या होगा कि इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो कम तो ज़ाहिर बातें हो जाएगी, मगर इतनी कम नहीं होगी जितना कि वो एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस बन जाएगा। सो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी बैंड थ्योरी आप लोगों ने इससे फेमिलियर भी होंगे शायद। देखिए एनर्जी बैंड थ्योरी ये देखें, एक अगर बोहर एटॉमिक मॉडल में आप देखें, सो उसने ये बताया था कि एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर शेल में होती हैं, ठीक है। इन शेल्स की अपनी एक एनर्जी होती है, हर शेल की अपनी एनर्जी होती है, इसलिए इस शेल को उन्होंने एक दूसरा नाम भी दिया है, और वो नाम क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है। ये शेल शेल चूँकि आउटर इस तरह आउटर कोटिंग सी होती है, इस वजह से इसकी शेप की वजह से इसका नाम शेल दिया गया है, मगर इस चूँकि हर शेल की अपनी एनर्जी होती है, इसलिए उसका दूसरा नाम है एनर्जी लेवल, सही है। सो जो देखें इसकी, ये देखें तो इसकी अपनी एनर्जी लेवल है, सेकंड है इसकी अपनी एनर्जी लेवल है, थर्ड की अपनी एनर्जी लेवल है। जो क्लोजेस्ट है इसकी एनर्जी लेवल कम होती है, ठीक है। सो ये इसकी एनर्जी लेवल लो होगी, और ये जो जितना दूर होगा उसकी एनर्जी लेवल हाई। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उस फॉर एग्जांपल इसकी 1 जूल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल। मैं वैसे तो इनकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, बहुत कम होती है, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। सेकंड पे फॉर एग्जांपल इसकी 5 जूल की एनर्जी है, थर्ड है उसकी जो है 10 जूल है, और ये जो है इसकी 13 जूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में है तो इट मींस इट possesses the energy of 10 joule, that is why it is present here। इस तरह नहीं हो सकता कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो 5 जूल है मगर वो है थर्ड शेल में, इस एग्जांपल के मुताबिक इस तरह नहीं हो सकता। या उसके पास एनर्जी जो है वो 10 जूल है और वो है इस शेल में, थर्ड इन जूल वाली शेल में, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। सो जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होती है वो अपने हिसाब से उस शेल में होता है। अब अगर इसको बाहर से कोई एनर्जी मिल गई, if it gains in energy from some external agency, so what will happen, it will move upward to the higher energy shell according to the energy it gains। See, for example 3 energy, ये 3 joule है, now it gains for example 10 जूल इसको बाहर से मिल गए हैं किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी से। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सटर्नल एजेंसी हो सकती हैं, ठीक है। सो 3 जूल नाउ 10 जूल के मिलने से 13 जूल इसके हो गए, ठीक है। अब 13 जूल है इसके पास, तो अब ये इस शेल में नहीं होगा। अब इसके पास एनर्जी 13 जूल है, नाउ इट विल जंप टू फोर्थ एनर्जी लेवल which has the energy level of 13 जूल, ओके। सो ये ऊपर चला जाएगा। और अगर ये एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 13 जूल है, उसने
3 जॉल एनर्जी लॉस कर ली है। सो नाउ इट विल गो बैक टू दिस शेल, इस शेल में पर वो आ जाएगा। सही। जब ये ऊपर जाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। और जब ये एनर्जी लॉस करते हैं और नीचे आते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक है, ये फिर प्रोसेस है डी एक्साइटेशन। अच्छा, एक्साइटेशन में ये ऊपर तो चले जाते हैं, मगर ये फिर भी न्यूक्लियस के होल्ड में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री हो गए। फ्री तब होंगे जब ये न्यूक्लियस के होल्ड से निकल जाएंगे, ये नहीं, ये न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, when there is no force of attraction between the nucleus and that electron, then we can say that these electron would be free electrons। ठीक है। अच्छा, ये अब इसको अगर मैं ये इन बैंड्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगी। हर एटम में इस तरह के बैंड्स होती हैं। बैलेंस बैंड होता है और एक होता है कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच कुछ गैप होता है, उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। सही है। अच्छा, ये फॉरबिडन गैप आपको पता है सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बिल्कुल आपस में मिले हुए होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। और जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो इंसुलेटर्स हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। इंसुलेटर्स में ये देखें, अगर ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, तो ये जो है यानी कंडक्शन बैंड हो गया, बिल्कुल यानी करीब करीब होते हैं। जो जो सेमीकंडक्टर्स होती हैं फिर उनमें थोड़ा इस तरह गैप होता है। और जो इंसुलेटर्स होती हैं, ठीक है, तो अगर ये वैलेंस बैंड है तो ये जाके कहीं पे होगा कंडक्शन बैंड। सही। अच्छा, मैं आपको अभी अब बताता हूँ कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है। वैलेंस बैंड में यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे है, तो इट मीन्स कि दीज आर इन द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की होल्ड में होते हैं। सही। सो जब ये न्यूक्लियस के होल्ड में होते हैं, सो क्या होता है कि ये फ्री नहीं होते, यानी इनसे कंडक्शन नहीं होता। यानी फ्लो ऑफ करंट अगर होगा, सो द फ्लो ऑफ फॉर द फ्लो ऑफ करंट द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन कंडक्शन बैंड। देखिए नाम से जाहिर है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा। तो जब जब क्या होगा कि जब फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनको आना आना होंगे। और जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये किस तरह आएंगे, इन्होंने कुछ एनर्जी इस तरह गेन करनी होगी जो इस फॉरबिडन गैप जो जंप है इसको इसको ओवरकम करना होगा, इसको क्रॉस करना होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, सो इट मस्ट गेन सम एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। ये एनर्जी ये लाइट से भी हासिल कर सकते हैं, वोल्टेज की मदद से भी हासिल कर सकते हैं, प्रेशर से भी हासिल कर सकते हैं, हीट से भी हासिल कर सकते हैं, रेडिएशन से भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ वो हैं एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, किसी भी ज़रिए से ये हासिल कर लें, बट हासिल कर लें। और वो इलेक्ट्रॉन जब ये इतनी एनर्जी हासिल कर लेंगे कि वो यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड। सही है। सो वो कम अज़ कम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चले जाएं, या मैं यूँ कहूँ कि वो कम अज़ कम एनर्जी जो कि फॉरबिडन गैप को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल होगी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बैंड गैप एनर्जी। इसको कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। ठीक है। सो गैसेज में हम उसको कहते हैं उसमें हम उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आप लोगों ने आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम सुना होगा। ठीक है। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव to knock out the electrons from the gaseous atom, so इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। सही। अगर फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है E2 और इसकी एनर्जी है E1, सो कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जंप करूँ, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सही है,
कि वो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल अगर ये 15 जाउल है और ये 5 जाउल हैं, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 10 जाउल चाहिए इसको। 5 के लिए 10 जाउल एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ से यहाँ पे चले जाएं, तो इट मीन्स कि 15 माइनस 5 चाहिए, यानी 10 चाहिए उनको, तो वो यहाँ से यहाँ पे चले जाएं। सो अगर इतनी एनर्जी नहीं है इनके पास तो वो ऊपर तो चले जाएंगे, मगर वो शेल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरह होंगे कि अगर यहाँ से यहाँ पे तो चले जाएंगे मगर कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक्साइटेशन तो हो जाएगी मगर आयनाइजेशन नहीं होगी। आयनाइजेशन के लिए उनको फॉरबिडन गैप को क्रॉस करना ज़रूरी होगा। सही है। और अगर कंडक्शन बैंड में चले जाए तो वो अच्छा इंसुलेटर होगा या बुरा इंसुलेटर होगा? जी बताएं मुझे स्टूडेंट्स। if the electrons in the insulator jumps from the valence band to the conduction band, so ये एक अच्छा इंसुलेटर कहलाएगा या बुरा इंसुलेटर कहलाएगा? ओके, अगर किसी भी इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, इस मीन्स के इसका ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया? इसका ब्रेक डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी ना। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है कि अब न्यूक्लियस के होल्ड से निकल गए हैं। नाउ बस इसको एक कंडक्टर चाहिए, रास्ता चाहिए कि बस वो उस रास्ते से पे जाके तो वो फ्लो कर सके। ठीक है ना। सो ये अब न्यूक्लियस के होल्ड से निकल गए हैं, अब ये इन्होंने कंडक्शन स्टार्ट कर ली, यानी करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के जाने का मतलब है कि फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो गया है। और जब करंट फ्लो स्टार्ट हो जाए, सो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंसुलेटर का इंसुलेटर पंक्चर हो गया है। ठीक है ना। इंसुलेटर पंक्चर हो गया है, यानी उसका ब्रेक डाउन हो गया है। तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं इंसुलेटर के लिए। ठीक, हम इसकी ब्रेक डाउन नहीं चाहते। ओके, देखिए एक्सटर्नल, इफ द एक्सटर्नल एनर्जी इज ग्रेटर देन E2 minus E1, so it means what would happen? The breakdown of the insulator will happen. Okay. अच्छा, एक्सटर्नल एनर्जी हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? वी कैन गेट द इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट द एनर्जी फ्रॉम द हीट, फ्रॉम द टेम्परेचर, फ्रॉम द वोल्टेज, फ्रॉम कोलिजन। ठीक है ना। कोलिजन, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा के तो उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। सही, क्योंकि कोलिजन का बहुत रोल है इसमें। लाइट से भी हासिल कर सकते हैं। इसकी जो अच्छी मिसाल है वो सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल्स क्या करती हैं? लाइट जिस पे पड़ती है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सही, तो वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो ये अपने ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? ये लाइट ही से तो हासिल करते हैं। ठीक है। साउंड, आपको पता, साउंड में भी एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस तरह रेडिएशन हैं, प्रेशर है। प्रेशर आप लोगों ने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है। सो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में क्या होता है कि प्रेशर हम अप्लाई करते हैं और पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्रेशर की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। सो ये जो है, यानी ये भी एक एक्सटर्नल एजेंसी के तौर पे हासिल हो सकती है। ओके। अच्छा, यहाँ पे देखें ये अब आयनाइजेशन है। ठीक है। सो आयनाइजेशन, कोलिजन आयनाइजेशन भी हो सकती है, थर्मल आयनाइजेशन भी हो सकती है और फोटो आयनाइजेशन भी हो सकती है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ द गैसियस एटम, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। सही है। और कोलिजन, अगर ये आयनाइजेशन कोलिजन की वजह से हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हिट करें और वो हिट करने से उस इलेक्ट्रॉन से एटम से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर ले, तो इन, यानी आप लोगों ने और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें
एटम पे इन्होंने क्या बम्बार्ड किया था, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किए थे। तो ये जो बम्बार्डमेंट है, दिस इज एक्चुअली द कोलिजन, स्ट्राइकिंग और हिटिंग। If the ionization occurred on account of the collision, so it will be called as collision ionization. या अगर टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से कोई आयनाइजेशन काज होती है तो फिर हम उसको थर्मल आयनाइजेशन कहेंगे। और अगर कोई आयनाइजेशन लाइट की वजह से हो तो फिर हम उसको फोटो आयनाइजेशन कहेंगे। सही, इन्हें सोलर पैनल्स की मैंने आपको एग्जांपल दी कि सोलर पैनल्स में फोटो आयनाइजेशन होती है। सही, फोर्थ आयनाइजेशन तब ही होगी जब एक्सटर्नल एनर्जी आयनाइजेशन किसी भी गैस की आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हो। यानी आपको पता है हर एक गैस का अपनी एक आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ये पढ़े होंगे जब के ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एक होता है, फिर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो फिर दूसरा होता है। सो ये जो है यानी क्या है कि हर एक गैसेस उसकी जो है अपनी एक आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। और अगर बाहर से जो एनर्जी मिल रही है, मैंने आपको बताया, या वो साउंड की मदद से भी हो सकती है, लाइट की मदद से भी, कोलिजन की मदद से भी, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती हैं। अगर इफ़ दीज एक्सटर्नल एनर्जीज आर ग्रेटर देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल तो फिर आयनाइजेशन होगी। और अगर लेस है तो फिर आयनाइजेशन नहीं होगी, फिर क्या होगा, फिर जस्ट एक्साइटेशन हो जाएगी। ठीक है, एक्साइटेशन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जंप तो कर लेंगे, बट स्टिल दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। सो वी कांट से दैट ionization is occurred, but what would happen, the excitation. ओके, सो ये देखें एक्साइटेशन है, ये देखें इलेक्ट्रॉन है और ये एक न्यूट्रल एटम है, कोई भी न्यूट्रल एटम है जैसे जो अभी आयनाइज नहीं हुआ। मैंने इस इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेज़ी से इसको हिट किया। ठीक है, जब बम्बार्ड किया, हिट किया इसको, सो क्या हुआ कि इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दी, मगर वो नाकाफ़ी थी। Now the kinetic energy of this bombarded electrons is less than the ionization potential of this neutral atom. So what would happen? The excitation will be occurred rather than the ionization. Okay, देखिए A naught, this is the stationary target atom, इसको हम target करेंगे तो इसलिए ये stationary target atom है। E is the fast moving electron। ए स्टेरिक इज शोज द एक्साइटेशन ऑफ द एटम। ये देखें ये एक्साइट हो गया है, तो मैं स्टेरिक एक्साइटेशन ऑफ द एटम को रिप्रेजेंट करता है। एच म्यू इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। जब कुछ एनर्जी जो है वो प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, मगर ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ यहाँ पे आए। अगर ये आयनाइजेशन होती ना तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दो हो जाते, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से निकल आता, सो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो इसको हम खैर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पर पढ़ेंगे, मगर ये मैं आपको सिंपली बता रहा था कि एक्साइटेशन क्या होती है और आयनाइजेशन क्या होती है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो किसी भी इंसुलेटर से हम आयनाइजेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ये आयनाइज हो जाए, क्योंकि आयनाइजेशन का इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि क्या होगा, यानी इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और हम इंसुलेटर से ब्रेक डाउन नहीं चाहते। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask now, or you can ask also in the group. Any question? Oh, okay, Danish. Yes, we have less